बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, बज़ाहिर एक दफ़ा एक बयानिया बनाया गया पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स, टॉक शोज़ में आपको एक डिस्कशन पिछले चंद दिनों में नज़र आ रही होगी कि जनाब कोई मफाहमत का रास्ता निकाला जाए, अपोजिशन हुकूमत इकट्ठे बैठे मामलात को लेकर आगे चले। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी काफ़ी लीडरान की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही कि हम मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं। हमारे शो में फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अभी चंद दिन पहले ये गुफ्तगू की कि हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए रेडी और हम हुकूमत के साथ बैठ कर मुज़ाकरात करने के लिए रेडी। बट आज फिर से एक तोशाखाना 2 उस केस का फैसला आता है और इमरान खान साहब को कुल्ली तौर के ऊपर 17 साल की और मुश्तरक को सज़ाएँ सुना दी जाती हैं। अब इस तरह के हालात, एक तरफ मुज़ाकरात की गुफ्तगू की जाती है, एक तरफ सज़ाएँ हो रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की लीडरशिप, एजाज चौधरी साहब हो जाएँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएँ, उनको फिर से सज़ाएँ सुनाई जाती है रिसेंटली, और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया जाता है केसेस में। व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन? और आज तो इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम भेजा बैरिस्टर सलमान सफदर के थ्रू अपनी पार्टी के लिए, उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर से कहा कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब एहतजाज की तैयारी करें, मूवमेंट की तैयारी करें। अब उससे मेरे जहन में ये सवाल पहला, जो जब मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कॉन्वर्सेशन जब मैंने सुनी, तो मेरे जहन में पहला सवाल ये आया कि क्या महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल लीडरशिप डिलीवर नहीं कर सकी इमरान खान साहब जो चाहते थे, तो दैट इज़ द रीज़न कि ही पिक्ड अप सुहेल आफरीदी साहब नाउ। अब सवाल ये है कि क्या सुहेल आफरीदी डिलीवर कर सकेंगे? आज के शो के पहले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है, क्या डिलीवर कर सकेंगे? नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार जनाब हसन अयूब साहब ने। उन्हीं से जानते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। इमरान खान साहब की आज की सजाएं, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी पॉसिबल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाज की बात कर रही है। इस्लामाबाद में एक इवेंट जिसमें आज भी सारी तकारीर इसी के ऊपर हुई कि हमारे मुज़ाकरात के रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं। तो व्हाट्स कमिंग आवे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है, हसन अयूब सबसे जानते हैं। सर, आज तोशाखाना 2 में भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सजा हो गई और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि 9 मई के केसेस भी कंक्लूड होने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं सर, व्हाट्स कमिंग आवे? देखिए, 9 मई के जो मुकदमात हैं जो कि पंजाब के अंदर जेर समात हैं, वो तो कंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाले जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा स्लो डाउन है जी। और उसके अंदर भी तकरीबन जो है वो 18-20 लोग ऐसे हैं जिनको 9 मई के इल्जामात उनके ऊपर मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने एक वीडियो तो अपनी शेयर की थी अपने ही फेसबुक अकाउंट से, जो कि उनका वेरीफाइड अकाउंट है जी। लेकिन शफी जान साहब फरमाते हैं कि जी ये उस दिन वो लाहौर में नहीं बल्कि पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद थे। ओके। अब लेकिन उस वीडियो के अंदर तो वो खुद फरमा रहे थे कि जी मैं इस वक्त लाहौर के अंदर हूँ। हाँ। और बहरहाल उनके ऊपर इस वक्त तक तो कोई मुकदमा नहीं है 9 मई का। हाँ। लिहाजा देखें, मुझे तो बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है कि सुहेल आफरीदी ने सरेंडर कर दिया अलीमा खानम के सामने और उन्होंने सरेंडर कर दिया एस्टेब्लिशमेंट के सामने भी। वो इस वक्त किसी किस्म की अपने लिए मुश्किलात नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ना वो पार्टी से उनके ताल्लुकात खराब हों और ना ही वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम के रास्ते पर आगे बढ़े। तो उस पर तो उनको अपने जो ओहदा है उसको नुकसान पहुंच सकता है हर दोनों सूरत में। चाहे अलीमा खानम ने भी पहले आपके सामने अलीमीन गंडापुर जो है उन्होंने मजामत की थी, तो वो फिर निशाने इबरत बन गए और उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब इस तरह सुहेल आफरीदी ऐसा नहीं चाह रहे। बहरहाल जी देखें, एहतजाज की बातें करना बड़ा आसान है। एहतजाज के अंदर जब आना पड़ता है, आ तो बंदा निकल आता है। कई दफा जो है वो बंद गली में सियासतदान पहुंच जाते हैं, ये आखिरी हथियार होता है एहतजाज की तरफ आते हैं। लेकिन जो आपने फरमाया ना कि सुहेल आफरीदी साहब कोई चांस नहीं लेंगे और वो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज भी खिताब में कहा है कि जनाब एहतजाज की तैयारी कीजिए और इस दफा हमारे पास गलती का कोई चांस नहीं है। नहीं, देखिए बात यह है कि एहतजाज मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जी। 5 अगस्त को जिस एहतजाजी तहरीक को नुक्ता अरूज पर होना था और जिसकी क़यादत इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने खुद करनी थी, वो एहतजाज कितना अरूज पर पहुंचा? ये सियासी बयानात देना तो अपनी जगह बात है, लेकिन जो हालिया एक इशू हुआ आपके सामने, जो टीएलपी के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद क्या इस रास्ते पर जाना चाहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और तहरीक इंसाफ के बहुत सी क़यादत ऐसी है जो कि तसादुम का रास्ता नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम एक शैडो गवर्नमेंट के तौर पर काम करें, हम हुकूमत के जो गलत काम है उनके ऊपर तनकीद बराए इस्लाह करें। और जो देखिए हुकूमतों का काम होता है कि बजट आना है, बजट के हवाले से वो अपनी जो है वो तजावीज दें। इस जिम्मे में तो कोई काम नहीं किया हुआ ना। तो तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन है वो एहतजाज की ऑप्शन मुझे बजाय वो इस्तेमाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि
क्योंकि वो एहतजाज करना चाह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल के ऊपर। ओके। और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है इन फील्ड मौजूद है, जिसमें वो किसी सूरत भी रेस्क्यू 1122 की और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस मरतबा नहीं ला सकेंगे जो पहले लेकर आते रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे बताए, ना वो क्रेन लेकर आ लेकिन सकते अगर हैं, ये ना वो पुरअमन चीजें इस्तेमाल कर एहतजाज सकते हैं। करती है कोई तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में या इस्लामाबाद या पिंडी सरगोदा लाहौर में कहीं पर भी पुरअमन एहतजाज करती है, तो वो तो उनको जमहूरी आईनी हक है उनका। वो तो देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से कोई डिनाइल नहीं है कि सियासी जमातों का यानी पुरअमन एहतजाज करना उनका हक होता है, लेकिन जिनकी हिस्ट्री 25 मई या 9 मई वाली हो, उनको फिर ये राइट नहीं दिया जाता। अब आपके सामने है कि 25 मई को भी इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जिस तरीके से आगे लगाई गई, जिस तरह मेट्रो स्टेशन को तोड़ा गया, इसी तरह आप देखेंगे 26 नवंबर को भी खासा तसादम हुआ। फिर इन्होंने जो वो बना दिया बयानिया की गोली क्यों चलाई। तुम 9 मई तो आपके सामने है कि शोधा की यादगारें जला दी गई, AFIC रावलपिंडी पर हमला हो गया, JSU पर हमला हो गया, कोर कमांडर हाउस जो था लाहौर वाला उसको जला दिया। और क्या हिस्ट्री दिखाएं, आप इस 2014 में चले जाएं तो PTV के ऊपर हमला कर दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला किया। तो ये एक हिस्ट्री तो है इस सियासी जमात की। तो अब महमूद खान अचकजई साहब ने अगर लीड करना है, वो तो हर सूरत चाहेंगे कि ये तसादुम हो, क्योंकि उनका अपना वर्कर तो नहीं आना, उनके पास तो एक लीडिंग रोल होगा, लेकिन लीडिंग रोल ही होगा ना, बाकी तो वर्कर तो जो सारा आएगा वो तहरीक इंसाफ का आएगा। ना ही उनके पास इतना वर्कर है कि वो जो सड़क को गरमा सके। वर्कर हमेशा जो है वो PTI का ही आगे आता है, और जब वो आता है तो फिर उसको कई दफा बेजारो मतदार छोड़ के चले जाते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वर्कर तो दूर की बात है, उनको या कोट लखपत वाले जो असीरान है उनको किसी ने मुड़ के दोबारा नहीं पूछा, उनका हाल नहीं पूछा। तो फिर वर्कर भी थोड़ा सा जो है ना वो मायूस होता है कि जब आप उसको एक वक्त का खाना ना पहुंचा सकें, जब आप उसको लीगल एड ना फराम कर सकें। तो ये कुछ चीजें हिस्ट्री हैं जो बैगेज है, मेरे ख्याल से इस वक्त माहौल नहीं है। जाहिर तो लग रहा है कि ये अचकजई साहब से भी मैंडेट लेकर डायरेक्टली सुहेल आफरीदी साहब को आज दे दिया इमरान खान साहब ने कि सुहेल आफरीदी साहब एहतजाज की तैयारी करें। देखें जी, सुहेल आफरीदी साहब ने 2 जलसे किए हैं ना जी, 2 हयाताबाद में किए हैं, एक कोहाट में किया है। कितने बड़े जलसे थे जी, कितना क्राउड चार्ज था। क्या मतलब आपको लग रहा है कि इससे हुकूमत खत्म हो सकती है या हुकूमत जो है वो घुटनों पर आ सकती है? एहतजाज तो खाली नहीं करना ना आपने, तो हुकूमत को जब आपने यानी इस तरह की लॉन्ग मार्च करनी है, उसका बुनियादी इशू ये होता है कि आप अपनी टर्म्स जो है वो मनवानी है। अदरवाइज अननेसेसरी एक्सरसाइज करने का मकसद तो कोई नहीं है, कोई मतलब उन्होंने कोई वार्म अप तो नहीं कर रहे। तो ये इससे तो हमेशा देख लें कि अगर वो करना चाहे तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या नतीजा बरामद होगा, वही नतीजे बरामद होंगे जो पहले हो चुके हैं। पतली गली से भागना पड़ेगा। और देखिए, इस मर्तबा अली मीन गंडापुर जो है ना सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी जाती थी अली मीन गंडापुर को। इस मर्तबा ये खेल जो है वो सुहेल आफरीदी के कंधों पर आ चुका है। और जितना मैं समझा हूं अभी तक सुहेल आफरीदी को वो जारहाना यानी वो अल्फाज तो अदा कर सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो जारहाना सियासत करने के कायल दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि वो ऑन बोर्ड है, एस्टैब्लिशमेंट से ऑन बोर्ड हो गए सुहेल आफरीदी साहब। नहीं, बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं है जी, गलत खबरें चल रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सुहेल आफरीदी कोई एस्टैब्लिशमेंट के यानी उसके ऊपर नहीं आ गए, यानी उनकी लाइन के ऊपर नहीं आ गए सुहेल आफरीदी, लेकिन तसादुम नहीं करना चाह रहे। सुहेल आफरीदी जो है वो अपना नुकसान नहीं करना चाह रहे। देखिए, उनको एक बड़ा ओहदा मिला है और लोग जिंदगी भर ख्वाब देखते हैं और वज़ीर नहीं बन सकते। सुहेल आफरीदी को इस यंग एज के अंदर अल्लाह ताला ने इस मनसब पर बैठा दिया है, तो वो उस मनसब की कदर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी से भी नाराज ना हो और वो अपना कोई रास्ता निकाल सके। देखिए, सियासत के अंदर बंद गली से रास्ता निकाला जाता है, लेकिन उसमें जो रास्ता इख्तियार किया जाता है वो मुज़ाकरात का होता है, वो कुछ लोग कुछ दो होता है। ये इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर आपने बानी से मुलाकातें करनी है, चीजें करनी है, तो फिर आपको भी हुकूमत को इज्जत देनी होगी, हुकूमत को हुकूमत समझना होगा, आपको रियासती इदारों का एहतराम करना होगा। देखिए, आपकी इज्जत, मैं अगर आपको राय साहब आपकी इज्जत करूंगा ना तो आप मेरी इज्जत करेंगे। अगर मैं कोई बहुत बड़ा आदमी भी हूं ना, मैं अगर आपकी इज्जत नहीं करूंगा तो आप जो है वो मुझे मुंह नहीं लगाएंगे। तो बात यह है कि इज्जत दें और इज्जत लें, यही एक वे फॉरवर्ड है। अगर ये वे फॉरवर्ड ये अपनाएंगे तो फिर इसके नुकसानात जो हैं वो तसादुम के तो नुकसानात होंगे, हुकूमत को भी नुकसान होगा। जस्ट दैट के मुज़ाकरात से ही बंद गली में भी कोई रास्ता निकलेगा, तो किसी एंड के ऊपर कोई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, कहीं पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई एंगेजमेंट है सही कहीं पे? नहीं, इस वक्त तक नहीं है जी। जो फवाद चौधरी साहब भी जो बात कर रहे हैं, मुझे
वो इस वक्त तक मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक कहते हैं कि उम्मीद की किरण जो दिखाई दे रही है वो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब कोट लखपत जेल से बाहर आ जाते हैं और उनको पार्टी जो है वो खुले लाइन नहीं लगाती, उनको वो लीडिंग रोल देती है पार्टी, जो कि मुझे लग बड़ा मुश्किल रहा है। यानी शाह महमूद कुरैशी का बाहर आना के इम्कानात जो है वो ज्यादा रोशन है इसके मुकाबले में कि पार्टी उनको जो है ना अपना बाकी वाइस चेयरमैन तस्वर करे इमरान खान की एब्सेंस के अंदर। तो ये एक बिग क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो बैठे तो वो संजीदा सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने यानी नशीबो फराज देखे हैं सियासत के, उन्होंने सियासत की गलियों के अंदर खाक जो है वो छानी हुई है, तो वो कोई ना कोई वे आउट निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल कंडीशन यही आती है कि उनको कोई खातर में भी लेकर आएगा, कोई लिफ्ट कराएगा या नहीं कराएगा। इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है अडयाला जेल से, काफी दिनों से चल रही रूमर्स कि जी हो सकता है ये एहतजाज को देखते हुए उनको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। इज इट पॉसिबल? देखिए, इमरान खान साहब कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे। इमरान खान साहब इस्लामाबाद के प्रिजनर हैं। अगर वो शिफ्ट होंगे तो इस्लामाबाद की जब सेंट्रल जेल ऑपरेशनल होगी तो वहीं पर उन्होंने शिफ्ट होना है। और उसमें जो मेरी इतला के मुताबिक कम से कम 2 साल या 1.5 से 2 साल का वक्त जो है अभी मजीद उसमें लगेगा। तो अब अगले जो साल 1.5 साल तो कम से कम आप यकीन रखें कि इमरान खान साहब जो है वो अडयाला में ही रहेंगे। हाँ, ये जो हर मुलाकात के हर वीक में 1 या 2 मरतबा वहां पर अच्छा एक सियासी शो करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनको भी ज्यादा रहने के लिए कुछ चाहिए, तो वो ये शो करते रहें। और वहां पर जनाब जो गवर्नमेंट है वो रात की लाइट्स ऑफ करके फिर अपना छोटा मोटा ऑपरेशन कर लेती है। वो सेफ हाउस है कि नहीं है? आई डोंट नो वो सेफ हाउस है कि अनसेफ हाउस है। वो जो कासिम मार्केट वाला काफी शोर मचा हुआ है आजकल, तो ये भी एक रूमर थी ना कि इमरान खान साहब को पॉसिबल है वहां शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं, ये गलत खबर है जी, ये गलत खबर है। ये किसी सूरत उनको वहां शिफ्ट नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर उनको किया तो इस्लामाबाद की जो सेंट्रल जेल बन रही है वहीं पर वो शिफ्ट होंगे। हाँ, मैं कभी कभी लाइटर नोट में ये बात करता हूँ कि मैंने कहा जी अगर बहुत शौक है तो वजीरिस्तान शिफ्ट कर दें खान साहब को। वहां पर सुनते हैं कभी कभी जो है ना वो IEDs पुरानी जो पड़ी हुई होती हैं, जो लगाई हुई है दहशतगर्दों ने, वो कभी भी फट जाती हैं। तो जेल तो महफूज रहेगी लेकिन बाहर जो तमाशा लगता है वो तमाशा नहीं लगेगा। हसन साहब, लास्टली फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल इज इट पॉसिबल और इज इट ऑन इट्स वे? सर जी, उनका जो मिलिट्री ट्रायल है ना राय साहब, वो मुझे साफ दीवार पर साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और मैं उसको पढ़ सकता हूँ। क्योंकि 9 मई के अंदर वो प्रिंसिपल एक्यूज है। 9 मई के अंदर जो है वो जो उनका ताल्लुक था फैज हमीद के साथ वो इस्टेब्लिश्ड है। और इस हवाले से मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब ये वो हवा वाली बात नहीं है कि इसमें ऐसा एविडेंस मौजूद है जिसको ना इनकार कर सकते हैं, जिसका फैज हमीद और ना ही इमरान अहमद नियाजी साहब। तो ये बात आप समझ लें, अपने पल्ले बांध दें कि इमरान खान साहब डेफिनेटली जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट के अंदर। और 9 मई के अंदर जो है वो जब फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई बढ़ेगी फैज हमीद साहब की, तो मुमकिन है कि इमरान अहमद नियाजी साहब को भी मिलिट्री कस्टडी में ले लिया जाए, क्योंकि वो म्यूटनी का केस है। वो केस जो है वो बड़ा संजीदा है और एक 3 स्टार भी उसमें मुलव्वस है। ना सिर्फ एक 3 स्टार बल्कि मुतद्दिद जो साबिक यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं, गजेटेड ऑफिसर्स, वो भी उसके अंदर आ रहे हैं। तो उसमें किसी के लिए भी कोई भी रियायत नहीं है। हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन अयूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब ने। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, आज इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में भी सजाएं हो गई। एक तरफ मफामत की बात की जाती है, ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब हो जाएं, आप लोग हो जाएं, आप तमाम लोग मफामत की बात करते हैं, नेगोशिएशन की बात करते हैं, लेकिन सजाओं पर सजाएं बज़ाहिर लगता नहीं क्योंकि मामलात आगे चलेंगे। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं। अभी तो जाहिर है मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात शुरू तो नहीं हुए या गुफ्तगू शुरू तो नहीं हुई। तो पाइए तो सियासी एंटेंगलमेंट से देखें, मुकदमे और सजाएं जो है भी सियासी हैं। अगर मामला किसी जगह पे पहुंचता है जिसके लिए एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और PTI दोनों को 2-2 कदम पीछे तो जाना पड़ेगा। और ये सजाएं अगर ना होती तो ज्यादा बेहतर था, माहौल ठीक करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जाहिर है गुस्सा है बहुत ज्यादा, और एक जो खासकर जो जेल के बाहर गुफ्तगू हुई है उसके बाद जो है वो इट इज बट ऑब्वियस कि ये तो पहले एक्सपेक्टेड था। तो जो गुफ्तगू है या जो काम करना करने की कोशिश है उनको तो जारी रहना चाहिए मेरे ख्याल में। ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ये तो आती रहेंगी।
तो इन प्रॉब्लम्स को से हटके भी आई थिंक एफर्ट्स मस्ट गो ऑन। एट द सेम टाइम आज इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को भी एहतजाज का कह दिया कि एहतजाज की तैयारी करें। इससे मेरे जहन में पहला सवाल यह है, महमूद साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या बाकी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डिलीवर नहीं कर सकी कि सोलली जिम्मेदारी सुहेल अफरीदी साहब को दे दी गई एहतजाज की? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि केपी में जिस तरह से अभी भी उनको ज़्यादा अंदर बताती रहती होंगी कि जी वो केपी से वो बंदे आ सकते हैं, और पिछली दफा 26 नवंबर को। लेकिन अब देखना ये है कि जो मौजूदा हालात हैं, क्या उसमें इतने लोग आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे, उन लोगों को दोबारा मोबिलाइज किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार शायद आपको इधर आने की इजाजत भी ना मिले। पहले तो ये था ना कि एक बातचीत चल रही थी या सिलसिला चल रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का तो हमेशा से यही अप्रोच रहा है, और इससे और हमारा जो ख्याल ये है कि और इसमें जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है उसका क्या ख्याल होगा? क्या सलमान राजा, गौहर, वकास जैसे सारे लोग आएंगे? क्या वो इसको लीड करेंगे? तो सुहेल अफरीदी को कह तो दिया गया है, लेकिन इसको लीड कौन करेगा? तो ये तो बड़ा एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की बात है। और मेरा ख्याल में जो मौजूदा लीडरशिप है, नो ऑफेंस बट साकिब भाई, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि इतना बड़ा मॉब इकट्ठा भी करने ले भी है। मतलब इट्स लिटिल ब्लंट, मुझे पहले से माफ कर दीजिएगा, लेकिन वी डू अंडरस्टैंड कि तहरीक इंसाफ एट सम पॉइंट बीइंग इन ऑपोजिशन इवन बहुत ताकत में थी। क्या आज तहरीक इंसाफ उस जगह पे आ गई है कि हुकूमत से मुज़ाकरात की बात भी करती है? सीएम अफरीदी जो है वो जेल के बाहर भी जब जाने का टाइम आता है जुमेरात को वो स्किप कर देते हैं, ये कह के कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, बट लाहौर भी नहीं जाते। सो क्या तहरीक इंसाफ एक बंद गली में चली गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं है, अब इनके लिए रह गई? मैंने तो सुना है तहरीक तवज़ुन पाकिस्तान में भी ये बात हुई, उन्होंने कहा कि आप एक रास्ता देखें, आप क्या करना चाह रहे हैं, मज़ामत करना चाह रहे हैं या मुफाहमत करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी क्लियर करें। और ये बिल्कुल साहिब बात है, पॉलिसी है वो है क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आता ना जी। मतलब आप ये मुजामत करना चाहते हैं तो फिर उसमें बंदे तो आज देखे ना पूरे पाकिस्तान में, इवन केपी में एक बंदा भी नहीं निकला सजा के खिलाफ। बिल्कुल ठीक बात। तो या तो होना कि फिर बहुत ज्यादा जब आपकी ऐसी चीजें होती हैं उसमें कोई पब्लिक रिएक्शन आए, पब्लिक आपके साथ पोलिटिकली तो साथ खड़ी है, वोटें भी देगी, और इमरान खान पॉपुलर है तो इसमें उनका कोई पॉपुलैरिटी को सक्सेस में सियासी कामयाबी में बदलने का कौन सा मंत्र है, वो मंत्र अभी तक नहीं है। फैसल साहब, डू यू थिंक पंजाब में और खैबर पख्तूनखा की लीडरशिप के अंदर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद है? किया था पंजाब और खैबर पख्तूनखा की लीडरशिप में भी कोई है डिफरेंसेस? सर डिफरेंसेस तो साकिब यही है ना, देखिए पंजाब की लीडरशिप तो सारी केपी में बैठी हुई है। नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर चंद कलीदी सवाल हैं जो आई थिंक डेली ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नहीं कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है उसमें भी आजकल डिस्कस किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लीडरशिप के बारे में बार बार कहा जाता है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप ही कोई एहतजाज इस तरह का लेके आएगी, मॉब को लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएगी कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। हमने माजी में देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मल्टीपल अटेम्प्ट ले चुकी है और तब इस्लामाबाद तक भी आ गए, संजानी तक भी आ गए। सुहेल आफरीदी साहब या उनकी कैबिनेट में तो कोई इस तरह की शख्सियत मुझे एट दिस मोमेंट नजर नहीं आती कि जो नैरेटिव को भी इमरान खान साहब के को लेकर आगे लीड करती हुई दिखाई दे। यस, टेलीविजन के ऊपर डेली स्टेटमेंट्स आती हैं कि एहतजाज करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे? इमरान खान साहब से मुलाकातें तो बंद है। जो लास्ट आपके पैगाम पॉसिबल आ सकता था वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज पहुंचा दिया कि जनाब आप तैयारी करें एहतजाज की। अब यहाँ पर एक सवाल जो आज के शो में मैंने मल्टीपल टाइम्स उठाया है कि दो लोग, महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि जनाब जो भी करना है उन्होंने करना है, वो क्या डिलीवर कर सके। और उसमें एक चीज़ फिर इंटेग्रल पार्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटसेल्फ कहाँ कहाँ इन्होंने महमूद अचकज़ई साहब या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की टांगे खींची गई जमात के अंदर से। ये अब कहानियां आम है, ये पब्लिक है। चले पहले होता था ना कि हमें कोई सियासतदान बैठ के बता देता था कि यार ये हुआ पार्लिमानी कमेटी के अंदर, ये हुआ, ये हुआ। अब ये स्टोरीज आम हो गई हुई हैं। एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यस ऑपोजिशन है, ज़ेर अताब है, यस मार खा रही है, यस खा रही है। डिसाइड किसने करना है कि करना क्या है भाई आपने?
आपने एहतजाज में जाना है, आपने एजिटेशन में जाना है, या आपने मफामत करनी है, तो इवेंचुअली पॉलिसी आपको वो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर डिफरेंस एक सामने आता है कि इमरान खान साहब अभी भी मफामत के मूड में कहीं नजर नहीं आते, मजामत और फुल टाइम मजामत के मूड में नजर आते हैं। और इमरान खान साहब की अपनी मुकम्मल जमात इंक्लूडिंग सीएम KP के उनकी हुकूमत एट दिस मोमेंट मुझे नजर नहीं आती कि वो कहीं पर भी मजामत की बात करते हो। मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट आती हैं कि जनाब मजामत तैयारी करें। क्या तैयारी करें? क्या 26 नवंबर के बाद पॉसिबल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना ही बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद कर सकेगी, उतने ही नंबर में लोगों को निकाल सकेगी? क्या पंजाब के लोग आज एक्टिव हैं? पंजाब के लोगों को जब अडयाला जेल के बाहर कॉल दी जाती है तो कितने लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, कितने टिकट होल्डर? चले अवाम तो छोड़ दीजिए ना, वोटर सपोर्टर तो छोड़ दीजिए। सवाल आज यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि आज इमरान खान साहब को 17 साल की सज़ा हुई है, मुशर्रफ बीबी साहबा को आज सज़ाएँ हुई हैं। जब ये सज़ाएँ हो रही थी तो एट दैट टाइम इमरान खान साहब को उधर से फैसला सुनाया जा रहा था अदालत के अंदर, और हमारे दोस्त हैं जिशान साहब रिपोर्ट कर रहे थे अडयाला जेल के बाहर से, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का कोई बंदा मौजूद नहीं था। सो बज़ाहिर मफामत के मूड में पूरी जमात है और मजामत के मूड में सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं बांग्लादेश के एक बार फिर से बिगड़ते हुए हालात की। वी ऑल सॉ दैट कि रिसेंटली जो इनकलाब बपा हुआ बांग्लादेश के अंदर, उसके बाद लग रहा था कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। डॉक्टर यूनुस जो हैं वो अबूरी हुकूमत के सरबराह बना दिए गए। इलेक्शन की डेट चले माजी में पहले डिस्कस होता रहा कि जो भी अप्रैल मई जून की जुलाई उस सारे स्नैरियो के अंदर पहले डेट आई, बट स्टिल इलेक्शन नहीं हो सके, इंतकाल इक़्तिदार नहीं हो सका। बट एट द सेम टाइम जब बज़ाहिर लगा कि स्टेबिलिटी की तरफ बांग्लादेश जा रहा है, फिर से पिछले 48 घंटों से बांग्लादेश में जलाओ घेराओ स्टूडेंट्स का एक बार फिर से एहतजाज जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। उसकी वजह वी ऑल नो दैट कि शरीफ हादी उस्मान, एक स्टूडेंट लीडर 32 साल, जिनको रिसेंटली मस्जिद से निकलते हुए कत्ल कर दिया गया और आज इनका नमाज जनाजा अदा किया गया, और बहुत बड़ा नमाज जनाजा उनका अदा किया गया। और इसका इल्ज़ाम बांग्लादेशी अगर स्टूडेंट से आप बात करें, कुछ वहाँ के सहाफ़ियों से बात करें, तो बज़ाहिर वो इशारा करते हुए दिखाई देते हैं रॉ और इंडिया की तरफ, क्योंकि ये शरीफ हादी उस्मान जो है ये बड़े सख्त नाक़िद थे हिंदुस्तान के। और उन्होंने अभी रिसेंटली अपने सोशल मीडिया से एक नक्शा भी ऐसा शेयर किया था जिसमें मकबूजा कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। तो ये बड़े एंटी हिंदुस्तान सेंटिमेंट रखने वाले एक नौजवान रहनुमा थे। बज़ाहिर सोल्यूशन क्या है और बांग्लादेश बढ़ किस तरफ रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब प्रोफेसर सलीम मंसूर साहब ने, इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत ग्रिप है इनकी। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर बज़ाहिर एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर इनकलाब फेज 2 बपा है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए प्रॉपर टर्म भी मैं क्या यूज़ करूँ। जलाओ घेराव हो रहा है, स्टूडेंट्स एक बार फिर से सड़कों पर हैं। सर व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश? असल मसला ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा डीड है बांग्लादेश के अंदर, और जब हसीना वाजिद की हुकूमत 5 अगस्त 2024 को ख़त्म हुई तो उसके बाद इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था हालात को संभालना और समझना जी। लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने इस सूरत हाल में इंक्रोचमेंट की है, और अभी जबकि 12 फरवरी 2026 को इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसके हालात को ख़राब करने की ये बड़ी दानिस्ता कोशिश दिखाई देती है, जिसमें छात्रों लीग के 2 लड़कों ने, फैसल करीम और आलमगीर ने, उनको गोली मार के जख्मी किया 12 दिसंबर को, और वो 15 दिसंबर को सिंगापुर गए और कल उनका इंतकाल हो गया। मेरा मतलब है शरीफ उस्मान हादी का। जिस तरह आपने खुद कहा है कि वो एक बहुत फायरी मुकर्रर थे और बहुत पॉपुलर थे, उस पूरी मूवमेंट में भी उन्होंने बहुत लीड किया जी। और इस वक्त ढाका में वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे थे, और उनके जलसों में हजारों लाखों लोग उनकी तकरीर सुनने आते थे, और उनकी तकरीर का जो मौजू होता था वो लूटमार की पुरानी लीडरशिप और इंडिया की मुदाखलत, ये 2 मरकजी मौजूआत होते थे उनके। तो उसी से, और उसके अंदर जाहिर है कि हसीना वाजिद और अवामी लीग भी जेर बहस आती थी। यहाँ पे सूरत यह है कि रा की हमेशा कोशिश यही रही है कि सार्क कंट्रीज में डिस्टेबल किया जाए हालात को जी। और उसका एक मॉडल तो हमारे सामने ये भी है ना कि खुद पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक बड़े पैमाने पे लोगों को निशाना बनाया, जिनमें कश्मीर के मुजाहिदीन या वहां से आने वाले लोग जो थे और हिजरत करके आ गए थे वो भी गए। और आपको मालूम होगा कि पिछले साल
2024 में कनाडा में भी जी, एक सिख को मारा। जी जी जी। और वो ये इंडिया का एक डिजाइन है। तो उन्होंने बांग्लादेश को स्टेबल होने से बचाने और उसे एक आजमाइश के अंदर डालने के लिए ये रुख इख्तियार किया है कि इलेक्शन जो है वो खराब हो, इसलिए कि उस तो वैसे इलेक्शन सर, के अंदर अवामी लीग नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन बजाहिर तो हिंदुस्तान इसमें फिर सक्सेसफुल हो गया ना, क्योंकि पूरे मुल्क में एक बार फिर से एहतजाज का आगाज हो गया, जलाओ घराव का आगाज हो गया। सो बजाहिर तो जी। हिंदुस्तान ने अपना टारगेट फिर से अचीव कर लिया। बिल्कुल, ये इस मूवमेंट का ये जो कल से इरप्ट हुआ है, ये वॉल्केनो, ये आतिशफशां फटा है, जी तो इंडिया इसमें बिल्कुल इन मानों में कामयाब हुआ है कि 12 फरवरी का इलेक्शन जो उसे बेहतर बनाने की तरफ चल रहा था अमल, वो इन हालात में खराब होता दिखाई दे रहा है। और इंडिया ने कामयाबी से अपनी जो चिंगारी फेंकी थी उसने खिरमन को जलाया है। तो लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं या ये जो यूथ है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मतलब बीएनपी और जमात इस्लामी ठीक है, इस पूरे इन हंगामों को लीड नहीं कर रही, और वो चाहते हैं हालात पुरअमन हो ताकि इलेक्शन हो। लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल सूरत हाल हो गई है। सर यहाँ कल उन्होंने 2 अखबारों पे हमला किया। यहाँ पे ये भी फरमाइएगा कि डॉक्टर यूनुस जब अबूरी हुकूमत के सरबराह बनाए गए तो उसके बाद हमें ये था कि 2-4 महीने 6 महीने के अंदर इंतकाल इक़्तिदार हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो भी प्रोलॉन्ग नहीं हुआ प्रोसेस भी इंतकाल इक़्तिदार का भी बांग्लादेश के अंदर? हाँ, उसमें मसला ये था कि जब वो आए हैं तो सब लोगों ने यही कहा कि इस्लाहात हों, क्योंकि इतनी कानून साजी गलत तरीके से की गई, क्योंकि 3 असेंबलियों के अंदर अवामी लीग ने कवानीन इतने बनाए और लूट मार का कल्चर भी था और कवानीन साजी में भी बहुत ज्यादा ज्यादतियां थी। तो ये हुआ कि इस्लाहात की जाए, और इस्लाहात करते हुए वो इंतखाबात को डिले करते चले गए, और उसके नतीजे में अब एक दबाव बढ़ा तो उन्होंने 12 फरवरी 2026 की डेट दे दी और पूरा शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया। तो उसमें यह है कि चूंकि वो सियासी आदमी नहीं है, इसलिए उनसे हालात को कंट्रोल करने में चूक भी हुआ है। और ये हकीकत में इस वक्त जो गवर्नमेंट है, अबूरी हुकूमत, ये बुनियादी तौर पे एनजीओस की हुकूमत है जी। एनजीओस के टेक्नोक्रेट्स जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, उसके अंदर सियासतदान या दूरअंदेशी रखने वाले वो लोग नहीं। इसलिए अब सूरत हाल जब हाथ से निकलती दिखाई दे रही है और इंडियन डिजाइन के मुताबिक बांग्लादेश के अंदर बदअमली पैदा हो रही है, तो ये बहुत तशवीश की बात है। तो सब यहाँ पर रेलेवेंट सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी भी मुल्क में, बांग्लादेश मॉडल की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इनकलाब देरपा या इनकलाब के कोई इस तरह के नताइज आ सकते हैं कि वो बेहतरी की जानिब चीजें जाएं? बट जो रिसेंट हमने सारा इस मॉडल को जरा डिटेल में स्टडी करें तो बांग्लादेश के हालात तो मजीद डिटेरिएट करते जा रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं नजर आते दिखाई दे रहे। जी हाँ, ये अच्छा मसला ये है कि जहां भी जुल्म होता है ना, उसके बाद जब वो जुल्म खत्म होता है जी, तो डिस्टेबल और हालात पुरअमन एकदम नहीं हुआ करते। उसमें वक्त लगता है। इसलिए यही तो जबर और डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा यही नुकसान होता है कि उस कौम को नॉर्मल होने में 1-2 अजाबों से गुजरना पड़ता है। ये एक अजाब से गुजरे 1400 अफराद तो गवर्नमेंट ने खुद माना है कि मारे गए, जबकि तलबा का इससे ज्यादा असेसमेंट है जी। तो हाँ, लेकिन ये है कि अब उसके बाद इंतखाबात तक पहुंचने के लिए इफ एंड बट्स और कई एक उन्हें सूरत हाल से गुजर के ही पहुंचना होगा। और मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के अवाम और वहाँ की सियासी पार्टियां जो है, खासतौर पे बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी, ये तो पूरी कोशिश करेंगी कि हालात को ठीक हो। लेकिन अवामी लीग चूंकि उस टीम से, उस दौड़ से बाहर है, उनकी कोशिश होगी हालात ऐसे खराब हो कि वहां पे या तो फौज आ जाए या इंडिया के इंटरवीन करके कोई एक नया चेहरा जो है वो आ जाए। इस वक्त तो जाहिर है डॉक्टर यूनुस तो इंडिया के तो खिलाफ है, वो तो इंडिया के और बात को नहीं मान रहे। तो इंडिया की ये कोशिश है कि कोई ऐसा इंतजाम हो कि जिसके नतीजे में इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए। तो सब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि करंट जो केओस की सूरत हाल है बांग्लादेश में, ऑब्वियसली पाकिस्तान पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कोई क्योटिक सिचुएशन होगी तो बीइंग अ पीसफुल नेशन हम यही चाहेंगे कि वहाँ पर अमन हो। और फिर बांग्लादेश के साथ हमारे मामलात ही और हैं। बैंड ऑफ द डे पाकिस्तान ही का एक हिस्सा था इन द पास्ट। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि इस सूरत हाल में बांग्लादेश की कैसे हेल्प कर सकते हैं?
पाकिस्तान इसके अंदर पाकिस्तान का उसके अंदर इंटरेस्ट तो है कि बैसियत मुसलमान मुल्क और वो इस इलाके के अंदर अमन सुकून पैदा हो, लेकिन पाकिस्तान रोल कोई उसमें अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ के हालात जो है वो बड़ी हद तक वहाँ की इंतजामिया के हाथ में ही चल सकते हैं, बाहर से तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब यहाँ पर फिर एक सवाल और है ना कि जिस तरह आपने जिक्र किया, जो मुझे मिसाल दी आपने कनाडा में एक सिख रहनुमा जो हिंदुस्तान ने कत्ल करवाया, रॉक इन्वॉल्वमेंट थी, तो अभी ये जो उस्मान का मर्डर हुआ है, जो शहीद किया गया, इनको तमाम उंगलियां बांग्लादेश से हिंदुस्तान की जानिब उठ रही हैं। तो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर तो हिंदुस्तान को एक्सपोज किया जा सकता है ना, बाकी मुल्कों के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज एंड ऑल। जी हाँ, ये बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के हवाले से आम तौर पे कोई बहुत फोकस्ड इस नोयत की चीजें नहीं होती, मालूम नहीं क्यों नहीं होती, लेकिन ये कि इंडिया मुसलसल पाकिस्तान के हवाले से, मुस्लिम दुनिया के हवाले से इस नोयत की चीजें करता है, उसके ऊपर यहाँ से रद्द-ए-अमल उस दर्जे में नहीं आता। और ये दफ्तर खारजा को और ख़ास तौर पे यहाँ के मीडिया को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ये मुख्तलिफ सतहों के ऊपर इस मसले को उजागर भी किया जाए। यही पाकिस्तान कर सकता है जिस तरह आपने बताया है, लेकिन ये कि उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट हैं, मैं तो एक पाकिस्तानी होते जो ऑब्जर्वेशन है वही आपकी खिदमत में गोशगुजार कर सकता हूँ। सर मुझे जाती तौर पे लगता है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस की तरफ या पीस की तरफ या स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। हम उस तरफ फोकस ही नहीं कर रहे कि हिंदुस्तान की शरारतों के ऊपर आए दिन हम जवाब दें, क्योंकि जवाब तो मई में दे दिया, जो लास्ट में गुजरा है, जो पाकिस्तान इंडिया हिंदुस्तान का स्टैंड ऑफ था, जवाब तो पाकिस्तान ने उसमें दे दिया। लेकिन बज़ाहिर यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड वेक अप, उनको जाग कर हिंदुस्तान के इन एक्शंस के ऊपर कुछ काम करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए कि आप वहाँ पे कनाडा में जाते हो, आप अमेरिका में जाते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ पर कोई सिख रहनुमा है, आप वहाँ घुस के ऊपर उनके ऊपर अटैक करवाती है आपकी एजेंसीज। जी देखिए, इंडिया का और रा का जो मॉडल है वो यही है कि पाकिस्तान को मिसाल के तौर पे मई में एक जंग हो गई, काम खत्म हो गया हमारी तरफ से, लेकिन इंडिया ने उसका जवाब जो है बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में और मुख्तलिफ जगहों पे देना शुरू कर दिया। तो इंडिया तो इस मॉडल में बहुत एक्सपर्ट है कि वो लोगों को टारगेट भी करता है, लोगों का पीछा भी करता है, और उसकी खुशकिस्मती ये है कि उसको दुनिया के अंदर ब्लेम भी नहीं किया जाता। सिर्फ ये कनाडा में के वजीर आजम ने एक सख्त स्टैंड लिया था जी, लेकिन हकीकत है पूरी दुनिया जानते हुए भी उसके बारे में बात नहीं करती। और ये बात करना जो है ये ओआईसी को, लेकिन ओआईसी जो है वो जाते खुद बहुत ज्यादा पैसिव है इंडिया के हवाले से, वो भी बात नहीं करते। तो ये यहाँ से पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि दरअसल पाकिस्तान का दिफा इसी में है कि इंडिया को एक्सपोज किया जाए। तो सब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोफेसर सलीम मंसूर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हिंदुस्तान की इंटरवेंशन हम ज़्यादा फोकस बांग्लादेश के ऊपर इसलिए करते हैं कि रिसेंटली वो एक इस तरह की सिचुएशन से निकले हैं कि पूरी दुनिया को लग रहा था कि स्टेबिलिटी की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है। हमारी असेसमेंट भी यही थी पाकिस्तान में बैठे हुए कि यार इलेक्शन अनाउंस हो गया, 2 के डिलेज आए, कुछ डॉक्टर यूनुस साहब भी उस तरह चीज़ों को नहीं मैनेज कर सके कि जिस तरह एक्सपेक्टेड था, कि जितने पढ़े लिखे और जितनी उनकी टेक्नोक्रेटिक था सेटअप था उनकी कैबिनेट का या जो उनके एडवाइजर्स का, वो उस तरह से मैनेज नहीं कर सके सिचुएशन को। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा जो मुझे पाकिस्तानी होते और आपको और मुझे हम सबको बार बार उठाना चाहिए, दुनिया के सामने रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की इंटरवेंशन जहाँ जहाँ पर है वो क्यों है। एक सॉवरेन टेरिटरी है, एक आज़ाद मुल्क है जिसका नाम बांग्लादेश है, वो किसी को इलेक्ट करें, वो किस हुकूमत को लाते हैं, किसको नहीं लाते, वो किस सियासी जमात को लाते हैं, वो नहीं लाते, हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का क्या स्टेक है उसके अंदर। वोट बांग्लादेशियों ने देना है और एक मकबूल नौजवान रहनुमा उनके, जिनका अभी रिसेंटली कत्ल किया गया, जो तमाम तर उंगलियां जो है हिंदुस्तान की तरफ उठ रही हैं, उसमें आके हिंदुस्तान के स्टेक्स क्या हैं। हिंदुस्तान का स्टेक सिर्फ एक है कि पूरी दुनिया या पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज रखा जाए, क्योंकि इनको बज़ाहिर लगता है हिंदुस्तान को कि अगर पूरा खत्ता डिस्टेबलाइज रहेगा तो हिंदुस्तान की शायद कोई साख बची रहेगी। तो साख तो 9 मई को पूरी दुनिया ने देख लिया कि हिंदुस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, पूरी दुनिया की स्टेटमेंट्स, या वो तैयारे बनाने वाली कंपनियां जो है जो बेचारे सर पकड़ के बैठी हुई, जो मई में जो उनके तैयारे गिराए पाकिस्तान ने। बट इट्स वेरी अलार्मिंग कि हिंदुस्तान की इस तरह की इंटरवेंशन
बांग्लादेश हो जाए या पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ हो जाए जहाँ वो टाइम टू टाइम अटैम्प्ट लेता रहता है। होपफुली इंटरनेशनल कम्युनिटी विल टेक नोटिस ऑफ दैट और एक शटअप कॉल एक दफ़ा फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी हिंदुस्तान को मिलेगी और बीट पाकिस्तान, बीट बांग्लादेश, बीट नेपाल या दुनिया का कोई भी खित्ता हो जाए जहाँ पर कोई फॉरेन पावर्स इंटरवीन करके कोई डिस्टेबलाइज करना चाहती है उस रीजन को, आई होप एंड प्रे कि उसका नोटिस इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से लिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल।